स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो ऐसी प्रचंड लहर एनडीए की चली कि विपक्ष हवा हो गया। इस जीत में तमाम चेहरों का योगदान रहा। अब उसमें आप सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखेंगे, इसके अलावा नीतीश कुमार को रखेंगे। तमाम राज्यों के सीएम आए, तमाम स्टार प्रचारक उतरे जिन्होंने एनडीए को जिताने में पूरी भूमिका निभाई। इसी में से एक नाम रहा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस बिहार में 7 जिलों में पहुंचे और इन 7 जिलों में जिस तरीके से एनडीए ने जीत दर्ज की वो शानदार रहा और स्ट्राइक रेट उनका बेहतरीन रहा। पहले 7 जिले आपको बता देते हैं कि कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि फडणवीस फैक्टर बिहार में कितना काम आया। तो ये 7 जिले रहे: सारण, सिवान, पटना, मुजफ्फरपुर, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर। इन 7 जिलों में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जनसभाएं की, रैलियां की और एलजेपी-आरवी के भी कैंडिडेट के लिए वो वोट मांगते नजर आए, चिराग पासवान के साथ भी नजर आए। पंकज जी, फडणवीस फैक्टर बिहार में कुछ दिखा इन 7 जिलों की सीटों पर? फडणवीस को वैसी जगहों पर प्रचार के लिए भेजा गया जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार थे और लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो दलितों की पार्टी है, रामविलास पासवान की पार्टी है। वहां पे जाकर वैसी जातियों को आपस में जोड़ना, एक सेतु का काम करना, जहां जैसे ब्राह्मण अगर दलित के साथ जुड़ गया तो वो सीट निकल जाएगी, इस तरह की रणनीति बनाकर वो भेजा गया था। और एक विधानसभा के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि उस जगह इतनी भीड़ उमड़ी कि लोग आश्चर्यचकित थे कि बिहार में फडणवीस को देखने के लिए इतने सारे लोग कैसे आ सकते हैं भाई। और मैं देख रहा था कि स्ट्राइक रेट उनका क्या रहा, तो 85% से ज्यादा स्ट्राइक रेट, मतलब जहां जहां इन्होंने प्रचार किया वहां न सिर्फ एनडीए के कैंडिडेट जीते बल्कि जीत का मार्जिन भी बहुत अच्छा रहा। आप सिर्फ इस बात पे मत जाइए कि स्ट्राइक रेट 85% से ऊपर है, इस बात पे जाइए कि जहां पे फडणवीस ने प्रचार किया वहां मार्जिन इतना बड़ा कैसे है। क्या फडणवीस, महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग रहते हैं उन इलाकों के, तो शायद इस वजह से भी भेजा गया था। और बड़ी संख्या में प्रवासी बिहारी वोटर्स जो कि महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पे रहते हैं, सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि वो वोटर जाएं बिहार और वोट देके आएं। वो किसी कंपनियों में काम कर रहे हैं, कई गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, कई ये, तो ये भी एक तरह का योगदान है वहां पे बिहार के चुनाव में। और मैंने बताया कि बहुत सारे लोग थे अपनी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ ये ऐसे 2 चेहरे रहे जिनकी मांग दूसरी पार्टियों ने भी किया। जैसे फडणवीस की मांग खुद चिराग पासवान ने की थी कि इस जगह पे लौरिया सिद्धि शायद वो था जहां पे सबसे ऐतिहासिक भीड़ जुटी थी। तो वहां पे देखिए बहुत कम ऐसे मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री एक तो योगी आदित्यनाथ जी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मुख्यमंत्री है। अब इसकी तुलना कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से कीजिए, रेवंत रेड्डी, उसके बाद सिद्धारमैया, यही सब मुख्यमंत्री है ना। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कई पूर्व मुख्यमंत्री भी आए, चरणजीत सिंह चन्नी जैसे, ये सब आए। अच्छा, इन सब का देखिए, उसी वक्त मैंने अपने वीडियो में ये कहा था कि भाई साहब आप पब्लिक का रिस्पांस देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी जी की सभा में या हेमंत बिश्व शर्मा की सभा में या देवेंद्र फडणवीस की सभा में ये जो भीड़ जुट रही है, क्या वो चन्नी की सभा में जुट रही है या कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री की सभा में जुट रही है? नहीं। विपक्ष के तो वो चेहरे पंकज जी आए जिन्होंने बिहारियों का अपमान किया, जिन्होंने सनातन का अपमान किया, जिन्होंने बिहारियों को भगा देने की बात कही, तो जनता उन पर कैसे विश्वास करती? वो चाहे चरणजीत सिंह चन्नी की बात कर लीजिए या फिर कांग्रेस के तमाम और बड़े नेताओं की बात कर ली या उनके गठबंधन वालों की। और यही आप बताइए ना कि वही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या असम का मुख्यमंत्री बिहार के लोगों के बीच क्यों लोकप्रिय है, यह भी तो सोचिए। इसलिए कि इन जो बीजेपी जो लीडर्स तैयार करती है ना, वो पैन इंडिया इन्फ्लुएंस रहता है। मोहन यादव को देखिए, वो मधेपुरा में जिसे कहा जाता है कि वो इटली पोप का, मधेपुरा गोप का, और वहां पे मोहन यादव प्रचार कर रहे हैं। फडणवीस ऐसे ऐसे इलाकों में प्रचार कर रहे हैं जिसके बारे में बाहर के लोगों ने सुना भी नहीं है। एक मुख्यमंत्री है लेकिन उसमें ईगो नहीं है,
पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है तो जाके मुझे निभानी है, ये भाव के साथ गए हैं। बिल्कुल और दिल से निभानी है, ऐसे नहीं कि जाके कोरम पूरा कर दिया। और देखिए, जब चुनाव के परिणाम आए तो मुख्यमंत्री फडणवीस ने राहुल गांधी को नसीहत भी दी और उन्होंने कहा कि अगर आत्म परीक्षण नहीं करोगे, ये फालतू के आरोप लगाते रहोगे तो मट्टी और पलीद हो जाएगी तुम सबकी। देखिए, वोट चोरी और SIR ये सब बिहार की पब्लिक मान भी नहीं रही। सुझाव भी है फडणवीस की तरफ से कि वो कह रहे हैं कि यार तुम लोग कम से कम थोड़ा तो आत्मपरीक्षण करो। हाँ भाई, अगर थोड़ा बहुत कंपटीशन 19-20 का रहता तो मान भी लेते कि चलो 1-2%। 19-20 हजार का कंपटीशन है। हाँ, 1-2% घपला घोटाला भी कर लिया है, ये चलिए मान भी लेते। लेकिन अब ये 3 सीट है और कांग्रेस का, और 85 सीट है भारतीय जनता पार्टी का, तो इतना बड़ा अंतर मुझे लगता है 85 है कि 89 है। 89 है बीजेपी की, 85 है जेडीयू की, 81 सीटों का फासला इतना बेईमानी कोई थोड़ी ना करता है। ये तो कोई भी बिहार की जनता बोल रही है। बोला यार चलो कंपटीशन में रहते ना तो समझ जाते कि चलो कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। तुम हो ही नहीं कहीं मुकाबले में, दूर दूर तक नहीं मुकाबले में। और तो और पता चला कि चलिए बीजेपी ने तो गड़बड़ी की। आप जहां आपस में लड़ रहे हो ना, जैसे कि कहीं पे वो कांग्रेस और आरजेडी लड़ रही थी, कहीं वीआईपी और आरजेडी थी, कहीं कांग्रेस और वीआईपी थी, उन जगहों पर जाकर रिजल्ट देखिए ना। कम्युनिस्टों के सामने कांग्रेसियों ने सीट खड़ा कर दिया। वीआईपी तो लोकल हो गई ना पंकज जी बिहार में। अब क्या बोले, मैं इस तरह के शब्द अब पत्रकार के रूप में नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये तो तमाम लोग बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, चले थे उप मुख्यमंत्री बनने और क्या कहते हैं, हाथ में मछली ही रह गई। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चाहे किसी भी राज्य के थे, वो ज्यादा लोकप्रिय थे बाकी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के मुकाबले। और दूसरी बात, जो सबसे ज्यादा जिन लोगों की डिमांड थी उनमें फडणवीस और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों की डिमांड बिहार में सबसे ज्यादा थी मुख्यमंत्रियों में। अगर बात करें, एक और सवाल, अब बिहार के नतीजे आ गए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का फैक्टर क्या रहा उस पर चर्चा हमने की, लेकिन बीएमसी को लेकर भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसी बीच ये बात कह दी और उन्होंने ये बात कही कि विपक्ष कैसे लड़ेगा ये उनका निर्णय, लेकिन उनको थोड़ा आत्म परीक्षण करना चाहिए और बीएमसी में भी उनका सफाया होने जा रहा है। इतना कॉन्फिडेंस बीएमसी के लिए इतने पहले से क्यों? मैं एक बात आपको महत्वपूर्ण बताता हूं। महाराष्ट्र के मुंबई की आप बात कर रहे हैं ना, मुंबई में 76% लोग गैर मराठी हैं और उनमें से भी एक बहुत अच्छी खासी संख्या गुजरातियों और बिहारियों की है। बिहार का वहां बोलते हैं तो पूर्वांचलियों की है, जिसमें गोरखपुर के भी लोग आ जाएंगे, जौनपुर के भी आ जाएंगे और फिर बिहार के भी लोग। ये वहां का डेमोग्राफिक डिविडेंड है। जो आदमी बिहार में अभी एनडीए को वोट करके आया है और अगर वो महाराष्ट्र में है या वो नहीं है तो उसके परिवार के कोई लोग वोटर हैं, क्या वो अचानक बदल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। अब बताइए कि थोड़ा बहुत अगर अंतर रहता तो 76% गैर मराठी और महाराष्ट्रियन में भी मैं आपको बता रहा हूं कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की, अजीत दादा पवार की और बीजेपी की बहुत अच्छी पकड़ है। तो एक खास सेगमेंट को छोड़कर, जिसमें मैं मान के चल रहा हूं कि चलिए मुस्लिम वाले को छोड़कर, बाकी समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसमें काम नहीं किया जा रहा है। और ये जो नहीं वोट देंगे, जहां पे अपर एज नहीं दिख रहा है महाराष्ट्र में, तो बीएमसी के रिजल्ट के बारे में अभी आपको बता दूं कि ये रिजल्ट ऐतिहासिक होगा। ठीक है पंकज जी, और ये देखिएगा, इस बात को आप रिकॉर्ड कर रख लीजिएगा, ये वीडियो रिकॉर्ड रहेगा ही, आप देख लीजिएगा कि बीएमसी में वो डिवाइडेड लॉट है। फिर वही बिहार वाली स्थिति है। कांग्रेस ने कल घोषणा की कि अकेले लड़ेंगे, उद्धव ठाकरे ने कही अकेले लड़ेंगे, शरद पवार अकेले लड़ रहे हैं, और ये यूनाइटेड लॉट है। और फिर जो मैं बार बार जो तर्क दे रहा था कि बिहार में लीड है एनडीए को, बीएमसी में लीड है और बहुत बड़े मार्जिन से लीड है, मैं अभी बोल के जा रहा हूं। वही बात देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि विपक्ष कैसे लड़ता है ये उनकी टेंशन। बस मैं उनको इतना सुझाव देना चाहूंगा कि आत्म परीक्षण करें, ये फालतू के आरोप लगाकर बेवजह की बातें ना करें। आत्म परीक्षण करेंगे तो मट्टी पलीद होने से उनकी थोड़ा बहुत बच जाएगी। बाकी एनडीए की बिहार में जीत के बाद सभी उत्साहित हैं उनके साथ ही। अब तैयारी बीएमसी की है और बाकी राज्यों के चुनावों की है। फिलहाल फडणवीस फैक्टर कैसा रहा बिहार चुनाव में, उस पर हमने चर्चा की। 7 जिलों में किस तरीके से वो पहुंचे और तमाम सीटों पर उनका प्रभाव पड़ा। बने रहिए हमारे साथ। आपकी राय क्या है देवेंद्र फडणवीस पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा। नमस्कार।